दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईओएस डीएलएड के क्लासेस में अभी हम लोग कोर्स 501 पढ़ रहे हैं और कोर्स 501 में हम लोग विशेषकर भारतीय शिक्षा प्रणाली 1 खत्म कर चुके हैं और भारतीय शिक्षा प्रणाली 2 पे अभी हम लोग चल रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोठारी आयोग और यशपाल समिति। इसके पहले तक का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरे सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और वीडियो जो आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग से मिल जाएगा, तो आप आसानी से देख पाएंगे कि किसके बाद कौन सा वीडियो आया है। तो जो भी टॉपिक भी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें भी आपको परेशानी हो पढ़ें, नहीं तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप एक लाइन से सारा वीडियो हर दिन जो है पढ़ते जाएं ताकि बाद में मुश्किल ना हो। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जो है कोठारी आयोग और यशपाल समिति। तो कोठारी आयोग जो था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था 3 आयोग ऑलरेडी, कि राधाकृष्णन, मुदालियर और महिला शिक्षा आयोग। तो स्वतंत्र भारत के बाद ये 3 आयोग बना, जिसमें पहले वाले पे विश्वविद्यालय पे जोर दिया गया था, राधाकृष्णन में मुदालियर पे जो है माध्यमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था, और महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति में जो है महिला शिक्षा को किस तरीके से बढ़ावा मिले उस पर जोर दिया गया था। आगे अगर कोठारी आयोग में अगर हम देखें तो दोस्तों ये 1964 से 1966 के बीच आया था और विभिन्न समितियों तथा आयोगों की अनुशंसा तथा शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए किए गए सतत प्रयासों के बावजूद भारत सरकार देश में शिक्षा की प्रगति से बहुत खुश नहीं थी। तो इतना जो आयोग इससे पहले बना, स्वतंत्रता से पहले भी और तभी तक भी, उसके बाद भी भारत सरकार जो ग्रोथ होना चाहिए था उतना नहीं था, इसलिए सरकार खुश नहीं थी। ऐसा अनुभव किया जा रहा था कि एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें शिक्षा के सभी पक्ष वो क्षेत्र सम्मिलित हो जाए। अतः सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया, इसलिए इसका नाम पड़ा कोठारी आयोग, जिसका उद्देश्य शिक्षा के विकास के सभी स्तरों वो पक्षों के लिए समान सिद्धांत व नीतियां तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना था। तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि 7 टास्क कार्यबलों का निर्माण किया गया। 7 टास्क फोर्स, इसका नाम पड़ा 7 टास्क फोर्स, इनका निर्माण किया गया और विभिन्न विशिष्ट समस्याओं के व्यापक अध्ययन के लिए तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 कार्य समूहों का निर्माण किया गया। कार्य बलों तथा कार्य समूहों की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की विस्तार से तथा गहन रूप में जांच की। तो अब इसमें जो है कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, तकनीकी शिक्षा तक, सब तरह के जो है कृषि शिक्षा पर हर पर विचार किया गया और उसे किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उसके लिए जो है कुछ मुद्दों पर विस्तार से जो है विचार किया गया। तो वो मुद्दा जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो आयोग की नज़र में शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्रीय निर्माण का तथा विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का एक मुख्य साधन होती है। तो आयोग की यह इच्छा थी कि लोगों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट का यही आधार रहा है। आयोग के विचार में शिक्षा के लक्ष्य तथा उन्हें साकार करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियां दी गई। तो क्या क्या संस्तुतियां हैं उसमें सबसे पहला था उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा। तो जो प्रोडक्शन होता है उसमें किस तरीके से वृद्धि हो उस तरीके की शिक्षा दी जाए, मतलब बस एक क्लासेस करने के लिए, जानकारी के लिए नहीं, जो उत्पाद हो रहा है उसमें किस तरीके से वृद्धि हो। तो उसमें था क्या कि विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का मुख्य घटक बनाया जाए, सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न भाग के रूप में रखा जाए, उद्योग तथा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण हो, कि कृषि अगर कोई करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से अच्छे से खेती बाड़ी करें, उद्योग किस तरीके से करें, और विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक शोध तथा शिक्षा में सुधार लाया जाए। तो अब जो प्रौद्योगिक बात थी, वैज्ञानिक बात थी, उसमें किस तरीके से सुधार लिया जाए इस पे जोर दिया गया। दूसरा हुआ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने की शिक्षा। जो अब दिनों दिन जो है देश आगे बढ़ रहा था, तो ये जो आधुनिक युग था, मॉडर्न युग था, इसको किस तरीके से इसमें जो है लोग आगे बढ़े और इसको त्वरित करें, उसके लिए क्या शिक्षा दी गई। तो अध्यापन की नई विधियों को अपनाया गया, वांछनीय अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा स्वाध्याय जैसे अनिवार्य कौशल को विकसित करना। तो अपने से लोगों को पढ़ना और उसका वैल्यू समझना, ये सब चीजों पे जोर दिया गया। समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षित करना। तो जितने भी वर्ग थे, पहले देखिए जैसे स्टार्टिंग में था कि कुछ एक वर्ग को शिक्षित किया जाता था, तो अब जो है सभी वर्गों को शिक्षित करना। देश में उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना। तो जो विश्वविद्यालय थे उसमें उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना करना, कि वहां पे सारा फैसिलिटी, सब कुछ जो है, वहां की शिक्षा, वहां की व्यवस्था, वहां का कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, हर एक चीज अच्छा हो। तो ये चीज इसमें दिया गया। अगला जो पॉइंट दिया गया, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा देना।
तो सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली लागू करें इसके लिए, और सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हो, और हिंदी को तेजी से समृद्ध करने का प्रयास, क्योंकि शुरू में आपको जैसा हमने पढ़ा था आगे अंग्रेज जब थे यहाँ आजादी से पहले तो अंग्रेजी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था, तो अब हिंदी को तेजी से समृद्ध करना, विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना तथा सक्षम बनाना। और जो अगला पॉइंट था, राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन इंक्लूजन के लिए शिक्षा। तो राष्ट्र के जो हमारे मूल्य हैं उसको किस तरीके से इंक्लूड किया जाए उसके लिए शिक्षा था। तो नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य को सन्निविष्ट करना, कि लोग शिक्षा में अपने नैतिक मूल्यों को भी पढ़ें, सामाजिक बातों को भी पढ़ें, आध्यात्मिक चीजों को भी पढ़ें, और ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जिसमें विश्व के धर्मों के विषय में जानकारी हो, कि क्या क्या धर्म है पूरे विश्व में, कहाँ क्या है, तो ये सब चीजों की भी जानकारी को है शिक्षा में जोड़ा गया। मौन ध्यान के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना। तो एक मौन ध्यान, बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो मौन ध्यान में रहते थे, तो उनको समूह में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना, कि जो ग्रुप डिबेट होता है, लोगों से बातचीत होती है जिससे ज्ञान बढ़ता है, वो सब चीजों के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के समक्ष सामयिक न्याय तथा समाज सेवा के उच्च आदर्श प्रस्तुत करना। तो समाज सेवा और सामाजिक न्याय का जो आदर्श था कि वो उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, वो सब चीजें विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करना, ताकि विद्यार्थियों का हौसला बढ़े, लोग मोटिवेट हों। तो दोस्तों, कोठारी आयोग रिपोर्ट भारतीय शिक्षा की एक पांडित्यपूर्ण समीक्षा है, और आज भी अर्ध शताब्दी बीत जाने पर भारतीय इतिहास में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक गहन अध्ययन समझा जाता है, क्योंकि इसमें मेन जो फैक्टर था जहां से कि लोगों का बहुमुखी विकास आप कह सकते हैं, उस हर फैक्टर में यहां पे काम किया गया था। आयोग ने एक सार्वजनिक शिक्षा की एक सामूहिक विद्यालय प्रणाली का समर्थन किया, जिसमें जाति, धर्म तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी पक्षपात के सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से निःशुल्क हो। इस आयोग ने सामूहिक विद्यालय प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए कुछ आवश्यक उपाय इस तरीके से सुझाए थे, कि गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए अपेक्षित आधारिक ढांचा निर्मित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा वर्धित राष्ट्रीय लागत का प्रावधान करना, कि राष्ट्रीय लागत होगा जिससे कि लोगों को, बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाएगी, जिससे सरकारी, स्थानीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों को सही रूप से प्रतिवासी विद्यालयों में रूपांतरित किया जा सके। दूसरा जो पॉइंट था वो था कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना, और यदि कोई सहायता प्राप्त विद्यालय मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिक्षा देता पाया जाए तो उसकी राजकीय सहायता बंद कर दी जाए। तो ये चीज वहां पे लागू किया गया। अगला जो पॉइंट दिया गया वो था कि सामूहिक विद्यालय प्रणाली को 10 वर्षों की अवधि में पाक्षिक रूप से लागू करना, और प्रारंभिक चयन प्रक्रियाओं, ट्यूशन शुल्क, कैपिटेशन शुल्क आदि समस्याओं से निपटने के लिए अनिवार्य न्यूनतम कानून बनाना, कि आप इतना ही बस शुल्क ले सकते हैं। इस तरीके का कानून बनाना जो है वहां पे इस बात पे मुख्य रूप से जोर दिया गया। और अगला जो पॉइंट था, गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा निम्नलिखित माध्यम से हो। कैसे हो? तो मूल अवधारणाओं को समझने के लिए विषय वस्तु पाठ्यक्रम हो, सामान्य व्यावसायिक शिक्षा के लिए समेकित पाठ्यक्रम हो, पुनश्चर्या, व्यावसायिक अध्ययन तथा शोध करना, जैसा मैंने कहा बिजनेस से रिलेटेड और जो लोग रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड जो है अध्ययन की व्यवस्था हो, आयोग और मूल्यांकन की प्रभावी विधियां हो, इंटर्नशिप कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अध्यापन अभ्यास हो। तो इंटर्नशिप जैसे कि प्रैक्टिकल कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो लोग इंटर्नशिप करने के बाद, और शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अध्यापक शिक्षा को संशोधित करना ताकि वह उपयुक्त हो जाए। तो पिछले 50 वर्षों में से भारत इस दिशा में कार्यरत है, परंतु अभी तक भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है, और निश्चित रूप से सुधार प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। तो जिस प्रकार से योजना बना था वो उस प्रकार से नहीं चली, तो सुधार प्रक्रिया अभी थोड़ी धीमी है। उसके बाद आया दोस्तों यशपाल समिति 1992 में। तो यशपाल समिति में भारत सरकार ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका कार्य विद्यालयों बच्चों से शैक्षिक बोझ को कम करने का उपाय सुझाना था, कि अब जो इतना बोझ हो गया था बच्चों पे कि पढ़ना है इस तरीके का बोझ था, उसको किस तरीके से कम किया जाए। तो पाठ्यचर्यात्मक बोझ का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात यशपाल समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि विद्यालयी बच्चों पर बोझ की समस्या मात्र इसलिए उत्पन्न नहीं होती कि विद्यालय की पाठ्यचर्या का जो प्रारूप है उसमें त्रुटि है,
या अध्याय कम सक्षम है, या विद्यालयी प्रशासन कमजोर है, या पाठ्य पुस्तकें उपयुक्त नहीं है। इतना ही नहीं है, इसके बाद भी बोझ की समस्या इसलिए भी है कि हम वास्तविक योग्यता सक्षमता के विकास की तुलना में बच्चों के अर्हताओं तथा डिग्रियों को अधिक महत्व देते हैं। ये बड़ा मेन पॉइंट कहा गया कि हम जो है इसलिए नहीं बोझ है कि बच्चे जो हैं जो अध्यापक हैं वो कम सक्षम हैं या पाठचर्या सही नहीं है, लेकिन हम जो है बच्चों को डिग्रियों पे और मार्क्स लाने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और उनकी वास्तविकता जो है जिस तरीके से पढ़ें और नॉलेज हो उस पर हम लोग ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। इसका संबंध ज्ञान विस्फोटक तथा पकड़ लेना संरक्षण से है, तो नॉलेज एक्सप्लोजन और कैचिंग अप, तो इससे इसका संबंध है। तो समिति का यह विचार रहा है कि पाठचर्या निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का एक प्रकार विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, ताकि इस प्रकार से में अधिक अध्यापक, एजुकेटर तथा विशेषज्ञ अधिक स्वायत्तता के साथ सम्मिलित हो सके, और वैज्ञानिक और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में परामर्शदाता के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ना कि पुस्तक लेखक के रूप में। तो उनको जो है, जो लोग वैज्ञानिक थे या विशेषज्ञ थे, उनको परामर्श लेने के लिए बुलाया जाए कि इस पुस्तक को, इस बुक को किस तरीके से सुधारा जाए। और समिति ने प्रतिस्पर्धा तथा व्यक्तिगत उपलब्धि को पुरस्कृत करने को हतोत्साहित किया, क्योंकि इनके कारण बच्चे हर्षित या आनंदपूर्ण अधिगम से वंचित रह जाते हैं। इसके विपरीत समिति ने सहयोग, सामूहिक क्रियाकलाप तथा सामूहिक उपलब्धि को प्रोत्साहित करने पर सिफारिश की कि जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम होता है, उसकी सिफारिश की, क्योंकि इनसे विद्यालय में सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। और पूर्व बाल्यावस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट जो है बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, इस पे जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त समिति का दृढ़ मत था कि बच्चे को प्रतिदिन विद्यालय में बहुत भारी बस्ता लाने को विवश नहीं किया जाए कि इतना बुक आपको लाना है, इतना आपको होमवर्क करके लाना है, और इसमें इतनी सारी कॉपियां होगी, किताब होंगे, उसके लिए जो है जोर नहीं दिया जाए। पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय की संपत्ति समझना चाहिए, अतः बच्चों को व्यक्तिगत पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और ना ही वे प्रतिदिन पुस्तकों को घर पर लेकर जाएं। समिति का विचार था कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य के बोझ के तले नहीं दबाना चाहिए कि ये इतना होमवर्क है तुम्हारा, ये तुमको करके लाना है। सिवाय इसके वे घर के इर्द गिर्द के वातावरण का अन्वेषण या पर्यवेक्षण करते रहे, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में गृह कार्य जहां भी अनिवार्य हो, गैर पाठ्य पुस्तकीय होना चाहिए, कि वो उसके जरिए जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई से मतलब पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड गृह कार्य हो, उसके अलावा कुछ आप प्रैक्टिकल गृह कार्य उनको दीजिए। यदि घर पर कार्य के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हो तो चक्रीय आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्राथमिक कक्षाओं को में सभी विषयों में पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकें अवधारणा आधारित हो। समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें तथा पाठ्यक्रम के विषय को में अपनी टिप्पणियां दी। तो इनके अनुसार भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों में आम प्रयोग में आने वाले मुहावरे प्रतिबिंबित होने चाहिए, और बच्चों के जीवन संबंधी अनुभूतियों, काल्पनिक कहानियों तथा कविताओं और देश के विभिन्न भागों में रहने के वाले लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियां को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कि मतलब जो अभी देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतना सारा कल्चर है, तो वो सबको ज़्यादा यहाँ पे जो है मिलना चाहिए कि उसकी जानकारी लोगों को हो, बच्चों को हो। विज्ञान में प्रायोगिकीकरण और वास्तविक जीवन अवस्थितियों पर विश्लेषण होना चाहिए, इस पर चिंतन का भी प्रावधान हो। और सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में इतिहास और भूगोल के ज्ञान के अतिरिक्त हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों के प्राकड़ियों का दर्शन व उनकी प्रविधि प्रवर्तित होनी चाहिए। तो अभी जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है उसको भी और उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, उन्हें समझ सके और उन पर चिंतन कर सके। जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो उस चीज़ों को भी समझ सके। कक्षा 6 से 8 तक के इतिहास के सिलेबस में स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुए विकास पर भी दिया जाना चाहिए। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को समसामयिक अध्ययन से प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए तथा भूगोल के अध्ययन को समसामयिक यथार्थ से जोड़ देना चाहिए। कि अभी का क्या है, पहले का ऐसा भूगोल था कि जो पहले था उस हिसाब से लोग पढ़ते थे, तो अभी जो उस भूगोल में तो परिवर्तन होते रहता है, कोई राज्य अलग होते हैं, कुछ नई नई बातें होती है, तो उस हिसाब से उसको जोड़ दिया जाना चाहिए।
और अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से यशपाल समिति यह चाहती थी कि निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त प्रदान करने संबंधित मानदंड कठोर होने चाहिए। समिति ने इस विचार की सराहना की कि गांव खंड तथा जिला स्तरीय पर शिक्षा समितियां बननी चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विद्यालय की योजना और पर्यवेक्षण का दायित्व ले सके। तो अब जो शिक्षा समिति का गठन हुआ वो उस समय से ही शुरू हो गया था कि गांव खंड जिला स्तर पर शिक्षा समिति बने जो वहां का ध्यान रखे। यशपाल समिति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित गुणवत्ता मापदंडों का सुझाव दिया था। विद्यालय में ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी होना चाहिए और समाज में प्रतिशतता होना चाहिए, उपस्थिति प्रतिशत होना चाहिए कि कितना आपका अटेंडेंस है और समाज में जो क्या प्रतिशतता है और विद्यालय ग्रेडिंग में क्या प्राप्त श्रेणी है उस पर जो है जोर दिया जाना चाहिए। और आगे शिक्षा के गुणवत्ता मानक निम्नलिखित निकर्षों के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे कि अध्यापकों की तैयारी, अध्यापन विधि, शैक्षिक सहायक सामग्री का उपयोग, बच्चे की क्रियाएं तथा प्रतिभागित्व, विद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त उपलब्धि, कक्षा प्रबंधन, कला, कार्य अनुभव तथा शारीरिक शिक्षाओं को पढ़ाने की प्रक्रिया, पर्यावरण का अध्ययन, अन्य कार्यकलापों। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें जो है, बाहरी चीजें हैं जो है, जिसे हम लोग बुक से नहीं जोड़ते थे, पुस्तक से नहीं जोड़ते थे, तो उसको यहां पे जोड़ने पर बल दिया गया। तो यशपाल समिति ने एक कठोर पूर्ण वो गहन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की सिफारिश की जिससे विद्यालय में संतोषजनक गुणवत्ता का अधिगम सुनिश्चित हो सके और अध्यापक परीक्षार्थी के स्व अधिगम और स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त करने में सहायक हो। इस कार्यक्रम की अवधि स्नातक डिग्री के पश्चात 1 वर्ष की और सीनियर हायर सेकेंडरी के पश्चात 3 वर्ष की थी कि जो स्नातक डिग्री कर ली है उनके लिए 1 वर्ष और हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी के बाद 3 वर्ष की। इस कार्यक्रम की विषय वस्तु को पुनः संरक्षित किया जाए ताकि विद्यालय शिक्षा की बदलती हुई आवश्यकताओं के लिए इसका औचित्य सुनिश्चित हो सके और प्रैक्टिकम हो सके कि मतलब ये सही में लागू हो। तो अध्यापकों के सतत शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करना तथा अध्यापकों के लिए उत्तम प्रशिक्षण तथा योग्यताओं की व्यवस्था करना इसमें सम्मिलित था। इस नीति के मूल सिद्धांत निम्नलिखित थे। तो इसके मूल सिद्धांत जो हैं यहाँ पे 2.2 से यहाँ पे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि मूल सिद्धांत यहाँ पे क्या क्या थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई थी तो हमने कोठारी आयोग और यशपाल समिति को पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम आगे यहाँ पे चलेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।